आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 राज राजा एक प्राचीन गणराज्य। यानी कि चुनाव का दिन था जब शंकरन उठा। तो एक लड़का है शंकरन, जब वो सुबह सोकर जगा तो उसने देखा कि उसके नाना नानी वोट डालने जा रहे थे। दरअसल वे चुनाव केंद्र पर सबसे पहले पहुंचना चाहते थे। शंकरन जानना चाहता था कि आखिर वे इतने उत्साहित क्यों हैं। वो लड़का जानना चाहता था कि उसके जो दादा दादी हैं वो इतने उत्साहित क्यों हैं वोट डालने के लिए। उसके नाना जी ने उसे जल्दी में समझाने की कोशिश की और कहा, आज हम अपने शासकों को चुनाव करने जा रहे हैं। उसके नाना जी ने उसे समझाया, लेकिन बहुत जल्दी समझाने की कोशिश की और उन्होंने कहा, आज हम अपने राजा को चुनने के लिए जा रहे हैं। कुछ लोग शासक कैसे बने, आइए पता लगाते हैं। लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों को चुनाव मतदान के जरिए करते हैं। लगभग 50 साल से हम अपने शासकों का चुनाव यानी कि अपने राजा का चुनाव अपने मतदान से करते हैं या फिर करते आ रहे हैं। लेकिन बहुत पहले लोग शासक कैसे बनते थे? चलो 50 साल से तो हमने ये कार्य प्रणाली अपना ली कि हम मतदान करेंगे, जिसके ज्यादा वोट होंगे वो राजा बनेगा। लेकिन 50 वर्षों से पहले भी तो कोई राजा होगा, तो वो कैसे राजा बनता था? तो हमने चैप्टर नंबर 4 में यह पढ़ा कि कुछ राजा संभवतः जन यानी लोगों द्वारा चुने जाते थे। कुछ जो राजा होते थे वो लोगों के द्वारा उनका चुनाव होता था, है ना। अब परंतु करीब 3000 साल पहले राजा बनने की इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाई दिए। 3000 साल पहले कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को यानी कि कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। बड़े बड़े यज्ञ करने पड़े जो कि राजा के रूप में जिन्हें लोग जानने लगे। अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था जिसमें घोड़े को राजा के लोगों की देख रेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहां अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ेगी। एक राजा होता था और एक अपनी तरफ से घोड़ा उस एरिया में छोड़ता था, और जो उस घोड़े को पकड़ेगा उससे एक अश्वमेध यानी कि घोड़े के साथ में, घोड़ा पकड़ोगे तो घोड़ा छुटाने के लिए मुझे लड़ना पड़ेगा। जो भी घोड़ा छुटाए, मान लो मेरा घोड़ा है, मैंने एक घोड़ा छोड़ दिया, मैंने कहा जो इस घोड़े को पकड़ेगा उससे मैं युद्ध करूंगी और फिर उसे मैं राजा चुनूंगी। तो जो शक्तिशाली होते थे, बहादुर लोग होते थे, जो जिनको लगता था कि मैं जीत जाऊंगा सामने वाले राजा से, वो ये युद्ध करते थे, फिर लड़ाई करनी पड़ती थी। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब ये होता था कि जो अश्वमेध यज्ञ है, यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज्यादा शक्तिशाली था। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उनके लिए उपहार लाते थे। इन सभी आयोजनों में राजनाग का मुख्य स्थान होता था। इसे राज सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उनका सहचर होता था। यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजयों तथा अन्य गुणों का गान करता था। राजा के सगे संबंधी, खासकर उनके रानियों तथा पुत्रों को भी छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना बस था। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल से कि छिड़काव के साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान करता था। विष अथवा वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे, उन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे। उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल भी किया जाता था। इस यज्ञ में उपस्थित होने वालों की एक सूची बनाओ। पैसे के आधार पर वहां कौन कौन से वर्ग शामिल थे, आप लोगों का काम है, मैंने आपको बता दिया है। अब है इसमें इस समय एक वर्ड है, वर्ड का मतलब जाति आप कह सकते हो, कौम। इस समय उत्तर भारत में खासकर गंगा यमुना क्षेत्रों में कई ग्रंथ रचे गए। ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण ये उत्तर वैदिक ग्रंथ कहे जाते हैं। इसके अंतर्गत सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा अन्य ग्रंथ भी शामिल है। अब पुरोहितों द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और उनके संपादन की विधियां बताई गई हैं। इनमें सामाजिक नियमों के बारे में भी बताया गया है। उस समय समाज में कई समूह थे, जैसे पुरोहित, योद्धा, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले तथा जंगल में रहने वाले लोग शामिल थे। जहां कुछ पुरोहित तथा योद्धा वैभवशाली थे,
वही कुछ कृषक और व्यापारी भी धनवान थे। दूसरी ओर पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, शिकारी तथा भोजन संग्राहक निर्धन थे। पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया, जिन्हें वर्ण कहते हैं। पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्णों में विभाजित किया, 4 जातियों में या धर्मों में आप ये कह सकते हैं, 4 वर्णों में विभाजित किया था। उनके अनुसार प्रत्येक वर्ण अलग अलग कार्य निर्धारित करते थे। पहला वर्ण ब्राह्मणों का था। उनका काम वेदों का अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ करना था, जिनके लिए उन्हें उपहार मिलता था। दूसरा स्थान शासकों का था, जिन्हें क्षत्रिय कहा जाता था। उनका काम युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना था। तीसरे स्थान पर विश्व या वैश्य थे। इनमें कृषक, पशुपालक और व्यापारी आते थे। क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। वर्णों में अंतिम स्थान शूद्रों का था। इनका काम अन्य 3 वर्णों का सेवा करना था। इन्हें कोई अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था। प्रायः औरतों को भी शूद्रों के समान माना गया। महिलाओं को भी शूद्र माना जाता था। महिलाओं तथा शूद्रों के वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था। जो महिलाएं थी पहले, तो उन्हें किसी भी प्रकार की पढ़ाई का अधिकार नहीं था। पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण माता पिता की संतान ब्राह्मण ही होती थी। बाद में कुछ लोगों को अछूत माना गया। अछूत वर्गों में कुछ शिल्पकार, शिकारी तथा भोजन संग्राहक और शामिल थे। साथ ही इनमें वे लोग भी आते थे जो शवों को दफनाने या जलाने का काम करते थे। इन लोगों में से संपर्क अपवित्र माना जाता था। कई लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा बनाई हुई इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। कुछ राजा पुरोहितों से श्रेष्ठ मानते थे। कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारण सही नहीं मानते थे। इसके अतिरिक्त कुछ लोग व्यवसाय में आधार पर लोगों के बीच भेदभाव उचित नहीं समझते थे, जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार सबका हो। कई लोगों ने छुआछूत की आलोचना की। इस उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानता, सामाजिक का मतलब लोगों के बीच छुआछूत का, आर्थिक का मतलब पैसों का, असमानता बहुत कम थी। यहाँ पुरोहितों का प्रभाव भी बहुत सीमित था। मुझे बताना कि लोगों ने वर्ण व्यवस्था का विरोध क्यों किया और क्यों करना चाहिए था, ये कमेंट में बताना आप लोग। बात करते हैं जनपद की, तो महायज्ञ को करने वाले राजा अब जन के राजा ना होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। जनपद का शाब्दिक अर्थ जन के बसने की जगह होता है। कुछ महत्वपूर्ण जनपद मानचित्र 4 प्रश्न नंबर 49 में दिखाए गए हैं। पुरातात्विकों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अंतरजी खेड़ा इनमें प्रमुख है। देखिए, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अंतरजी खेड़ा। एक एटा जिला है, मैनपुरी एटा, वहां पे एक जगह है अंतरजी खेड़ा, इसमें प्रमुख है। खुदाई से पता चला कि लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल तथा सरसों जैसी फसलें उगाते थे। अब मुझे बताना कि जो मैंने अभी फसलों के नाम लिए, इनमें से तुमको कोई ऐसा नाम मिला जिसका उल्लेख या फिर जिसके बारे में चैप्टर नंबर 3 में ना बताया हुआ? अगर नहीं बताया गया तो कमेंट में मैसेज करना, मुझे कमेंट करना। लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। इनमें कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते हैं। इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं, जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है। जैसा कि इनके नाम से ही स्पष्ट है, इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई है। ये आमतौर पर सरल रेखाओं तथा ज्यामितीय आकृतियों के रूप में है। बात करते हैं महाजनपद की। करीब 25 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हुए, इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। मानचित्र 4 में कुछ महाजनपदों को दिखाया गया है। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी, अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी। ऐसा लगता है कि लोगों के अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि
और शक्ति को प्रदर्शन भी करते थे। इस तरह से किले के अंदर रहने वाले लोगों और उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता होगा। इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता थी और लाखों की संख्या में ईंटों तथा पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। हजारों स्त्री पुरुषों तथा बच्चों ने इनके लिए अथक परिश्रम किया होगा। इनके लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ती होगी। सही बात है, बिल्कुल पड़ती होगी। अब राजा सेना रखने लगे थे। सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्कों, जो कि आपने पेज नंबर 84 पे देखा है, के रूप में होता था। इन सिक्कों के बारे में तो अध्याय यानी कि चैप्टर नंबर 8 में बढ़िया से विस्तार से पढ़ने को मिलेगा तुम लोगों को। अब मुझे बताओ कि जनपद के राजा, जो जनपदों के राजा ऋग्वेद में उल्लेखित राजाओं से किस प्रकार भिन्न थे? जो जनपद के राजा थे वो ऋग्वेद में जो उल्लेखित राजा हैं वो किस प्रकार अलग थे? दो अंतर बता दो मुझे, कमेंट में बता देना। अब बात करते हैं कर की। कर क्या होता है? कर होता है महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे, इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी। अतः जनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे थे। फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे, क्योंकि अधिकांश लोग कृषक ही थे। प्रायः उपज का 1/6 भाग हिस्सा कर के रूप में निर्धारित होता था। मानो कि मैंने कोई काम किया, मुझे उसके बदले में किसी ने पैसे दिए, किसी ने गेहूं दाल चावल दिया, वो कर हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए गए। जो कारीगर थे ना, जो घर बनाते थे बढ़िया बढ़िया, उन पे भी कर लगाए गए कि आप कमाते हो तो आप हमें भी दो। प्रायः श्रम के रूप में चुकाए जाते थे। जैसे कि एक बुनकर, लोहार या सुनार को राजा के लिए महीने में 1 दिन काम करना पड़ता था। पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था। आखेटकों तथा संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी होती थी। आखेटक तथा खाद्य संग्राहक राजाओं को क्या देते थे? तो जो आखेटक और जो खाद्य संग्राहक थे वो क्या करते थे कि प्रॉपर जंगल से प्राप्त वस्तुएं दिया करते थे और क्या देते थे, वही कर होता था उनका। उनके पास पैसा, तब के जमाने में पैसा तो चलता नहीं था। कृषि में परिवर्तन, चेंजेस इन फार्मिंग। इस युग में कृषि के क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन आए। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे। अब कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था। इससे फसलों की उपज बढ़ गई। दूसरे लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू किया, अर्थात खेतों में बीज छिड़ककर धान उपजाने के बजाय धान की पौध तैयार कर उनका रोपण शुरू किया। अब पहले की तुलना में बहुत ज्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, इसलिए पैदावार भी ज्यादा होने लगी। इसमें कमर तोड़ परिश्रम लगता था, यानी झुके रहो ऐसे रोपण, एक एक पौधे को जमीन पे लगाते रहो, तो इसमें कमर लोगों की दुखती थी। ठीक है, ये काम ज्यादातर दास दासी तथा भूमिहीन खेतिहार मजदूर कमकार करते थे, जिनके पास बिल्कुल खेती नहीं है, मजदूर है, दास है, वो लोग बेचारे धान लगाते थे। अभी भी बहुत सारे लोग देखा है गाँव में धान लगाते हैं, है ना। क्या तुम बता सकते हो कि राजा इन परिवर्तनों को प्रोत्साहन क्यों देते होंगे? क्योंकि राजा को तो बैठे खाना मिलता था? ऐसा नहीं, इसलिए देते थे कि जिनके पास खेत नहीं है उन लोगों का भी भरण पोषण आसानी से हो जाए। सूक्ष्म निरीक्षण, मगध यानी कि आज का बिहार। आपने एटलस 4 में पेज नंबर 49 में मगध ढूंढना है। मगध क्या है? लगभग 200 सालों से के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। गंगा और सोन जैसी नदियां मगध से होकर बहती थी। ये यातायात, जल वितरण और जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर और उन्हें प्रशिक्षित कर सेना में काम में लगाया जाता था। यही नहीं, जंगलों में घर, गाड़ियां तथा रथ बनाने के लिए लकड़ी मिलती थी। इसके अलावा क्षेत्र में लौह एस की खदानें थी और अभी भी मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए बहुत उपयोगी थी। मगध में
दो बहुत ही शक्तिशाली शासक बिंबिसार तथा अजातशत्रु। मगध में दो बहुत ही शक्तिशाली शासक, एक था बिंबिसार, दूसरा है अजातशत्रु हुए। अन्य जनपदों को जीतने के लिए ये हर संभव साधन अपनाते थे। महापद्मनंद महापद्मानंद एक और महत्वपूर्ण शासक थे। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग तक फैला लिया था। बिहार में राजगृह आधुनिक राजगीर कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। बाद में पाटलिपुत्र आज का पटना को राजधानी बनाया गया। जो बिहार की पटना राजधानी है, बाद में उसको राजधानी बनाई गई थी बिहार की, जो कि आज भी है। 2300 साल से भी पहले की बात है। मेसिडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। पूरी तरह सफल ना होने पर भी बेम्बिस और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में ब्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। वे इस बात से भयभीत थी कि भारत के शासकों से के पास पैदल, रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना है। जो राजा था मेसिडोनिया का राजा सिकंदर, वो विश्व में विजय प्राप्त करना चाहता। उसने मिस्र में लड़ाई करी, एशिया में लड़ाई करी, लेकिन भारत में घुस गया। भारत में कहां तक पहुंचा? ब्यास नदी के किनारे तक पहुंचा। ब्यास नदी के किनारे पहुंचते ही उसके जो सिपाही या सैनिक थे, उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा भारत के पास में पैदल सेना, रथ, हाथियों की सेना और घोड़े की सेना बहुत सारी है, तो हम उनसे सामना नहीं कर सकते हैं। हम हार जाएंगे तो हम नहीं लड़ेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं वज्जी। वज्जी क्या होता है? तो वज्जी बेसिकली, जैसा कि तुमने ऊपर पढ़ा, मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। इसके नजदीक ही वज्र राज्य था, जिसकी राजधानी वैशाली यानी कि बिहार, वैशाली यानी कि बिहार थी। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी, जिसे गढ़िया संघ कहते थे। गढ़िया संघ में कई शासक होते थे। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे, जिसमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है और किस तरह करना है। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाएं करते थे। स्त्रियां, दास तथा कमकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। बुद्ध तथा महावीर के बारे में तुम अध्याय नंबर 6 में पढ़ोगी। दोनों ही गण ये संघ से संबंधित थे। बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत ही सजीव वर्णन हुआ है। वज्जी संघ का वर्णन दीर्घ निकाय से किया गया है। दीर्घ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है, जिसमें बौद्ध की कई व्याख्यान दिए गए हैं। इन्हें करीब 2300 साल पहले लिखा गया था। तो अजात शत्रु यानी कि अजात शत्रु और वज्र संघ, अजात शत्रु वज्र संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। उन्होंने अपने मंत्री वस्कार, उनका एक मंत्री था वस्कार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा। बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या वज्र सभाएं नियमित रूप से होती हैं तथा उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं? तब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है। उन्होंने कहा कि वज्रवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे, आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे और बड़ों का सम्मान, समर्थन और उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि वज्जी महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे, जोर और जबरदस्ती नहीं करेंगे, जैसे कि अब के जमाने में रेप हो जाते हैं, है ना। और उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे। जो महिलाएं हैं उनको कोई बंधक या बंदी नहीं बनाएगा और उनको कोई परेशान नहीं करेगा, उन पर कोई अत्याचार नहीं करेगा। तब फिर उसके बाद कहते हैं शहरों तथा गांवों में चैत्यों का रख रखाव करेंगे, विभिन्न मतावलंबी संतों का सम्मान करेंगे और उसके आने या जाने पर कोई रोक नहीं लगाएंगे। अब कई शक्तिशाली राजा इन संतों को जीतना चाहते थे। इसके बावजूद उनका राज्य अब से लेकर 1500 साल पहले तक चलता रहा। इसके बाद गुप्त शासकों ने गढ़ और संघ पर
विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया। इनके बारे में तुम चैप्टर नंबर 10 में पढ़ लेना, उसे पूरा विस्तार से लिखा हुआ है। उसके बाद हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ेंगे इस चैप्टर के बारे में। इसमें लिखा हुआ है, अपने एटलस में यूनान और एथेंस को ढूंढो। लगभग 25 साल पहले एथेंस के लोगों ने एक शासन व्यवस्था की स्थापना की, जिसे प्रजातंत्र या गणतंत्र कहते हैं। यह व्यवस्था लगभग 200 सालों तक चली। इसमें 30 साल के ऊपर से उन सभी पुरुषों को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। वहां की एक सभा थी जो महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने के लिए साल भर में कम से कम 40 बार बुलाए जाते थे। इस सभा में सभी नागरिक भाग ले सकते थे। शासन के कई पदों पर नियुक्तियां लॉटरियों द्वारा की जाती थी। जैसे अभी लॉटरी चलती है, तभी भी पहले भी लॉटरी चलती थी। सभी नागरिकों को सेना और नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती है। औरतों को नागरिक का दर्जा नहीं मिलता था। बताओ, पहले की औरतों को नागरिक का तक दर्जा नहीं मिलता था। अब व्यापारियों तथा शिल्पकारों के रूप में एथेंस में रहने और काम करने वाले बहुत से विदेशियों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले थे। एथेंस में खदानों, खेतों, घरों और कार्यशालाओं में काम कर रहे दासों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले थे। क्या एथेंस में वास्तव में राजतंत्र था? अब बताना मुझे। अब आओ हम थोड़ा सा कुछ शब्द पढ़ते हैं। राजा यानी कि इंग्लिश में बोल दो किंग, KING। राजा वो होता है जो सबका भरण पोषण करता था, सबकी रक्षा यानी कि देख रेख करते थे, वो होते हैं राजा। अश्वमेध, अश्वमेध का मतलब होता था जिसने घोड़ा पकड़ लिया वो युद्ध लड़े। वर्ण यानी कि जातियां कितनी थी? 4 थी। कौन था? ब्राह्मण और क्षत्रिय, कृष्ण और चौथा कौन था? वैश्य। ब्राह्मण, क्षत्रिय, कृषक और वैश्य। अब बात करते हैं जनपद की। जनपद की यानी कि एक पूरा जिला। महाजनपद एक बड़ा जिला। किलेबंदी, कुछ जमीन को घेर कर रखना। सेना, बहुत सारे लोगों का झुंड। कर, वहां यहाँ पे जैसे कि हम GST पे करते हैं। GST का मतलब होता है हमने कुछ काम किया तो हमने अपने काम हमने भले ही अपनी मेहनत से किया, लेकिन हम इस देश में रह रहे हैं, इस देश को हमें आगे ले जाने के लिए कर भी डिपॉजिट करना पड़ता है। यानी कि कर जब हम डिपॉजिट करेंगे तो मान लीजिए गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को वहां से सैलरी मिलती है। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं तो उन सारे डिपार्टमेंट को सैलरीज भी आती है ना, जिसको बोलते हैं तनख्वाह मिलती है, वही है तनख्वाह। कर का मतलब होता है टैक्स देना, टैक्स हो जाता है। पौधारोपण यानी कि एक एक पौधे को जमीन पे लगाना। गढ़ अथवा संघ, यूनिटी, एकता। प्रजातंत्र, प्रजातंत्र का मतलब होता है बहुत सारे लोग एक साथ में रहना। तो आज का चैप्टर हिस्ट्री का यहीं पे खत्म हो जाता है, लेकिन कुछ तिथियां बची हैं तो वो ध्यान से देख लीजिए। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां, जैसे नए शासक लगभग 3000 साल पहले थे। महाजनपद लगभग 3000 साल पहले। सिकंदर का आक्रमण। दीर्घ निकाय का लेखन लगभग 2300 साल पहले। गढ़िया संघ राज्यों का अंत लगभग 1500 साल पहले। तो आज का चैप्टर खत्म हो गया है। थैंक यू, बाय बाय।